नमस्कार दोस्तों, ब्रेन टॉक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर शुभराज, और आज आपको बताएंगे अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले का पूरा सच। आइए देखते हैं। रात का सन्नाटा अचानक चीख से टूट गया। यह चीख इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सैफ अली खान के बांद्रा वाले आलीशान घर में एक तेज चीख गूंज उठी। यह चीख किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। तारीख थी 16 जनवरी 2025। आधी रात का समय था, जब सब गहरी नींद में थे। ये वो रात थी जो उस रात को देखने वालों के जहन में हमेशा के लिए बस गई। पड़ोसी अपने हाउस ब्रेकिंगों से झांक रहे थे। डर और चिंता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। सैफ और करीना की दुनिया उलटने वाली थी। उनकी खुशहाल जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। पटौदी के नवाब सैफ, जो अपनी शांत छवि के लिए जाने जाते थे, खुद को एक बुरे सपने से रूबरू पाते हैं। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। एक अजनबी ने उनके घर की कड़ी सुरक्षा को तोड़ दिया था। यह घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। चाकू से लैस हमलावर सैफ पर झपटा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। हमला अचानक और क्रूर था। सैफ को संभलने का मौका भी नहीं मिला। दूसरे कमरे में सो रही करीना शोर से जाग गई। उसकी नींद एक भयानक हकीकत में बदल गई। उसका दिल दहशत से भर गया जब उसने अपने पति की मदद की गुहार सुनी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। कर्मचारी खुद भी फिरे हुए सैफ की मदद के लिए रेसे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। हमलावर ये जानकर कि शायद मच गई वह अंधेरे में कहीं खो गया, लेकिन पीछे छोड़ गई दहशत और डर का माहौल। सैफ और करीना की जिंदगी में यह रात एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गई। हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मीडिया में हंगामा मच गया। कैमरे चमकने लगे, माइक्रोफोन आगे बढ़ाए गए और पत्रकार जानकारी के लिए चिल्लाने लगे। सैफ अपने जख्मों पर मरहम लगाते हुए और एक फीरी हुई करीना खुद को मीडिया के तूफान के बीच में पाते हैं। दुनिया जवाब चाहती थी। हालांकि सच्ची चिंता के बीच एक भयानक अम्फियर करंट उभरने लगा। शक की फुसफुसाहट शुरू हो गई। सैफ, जो अपने बेफिक्री भरे रवैये के लिए जाने जाते हैं, वो अस्पताल से 48 घंटे के भीतर छुट्टी दे दी गई थी। उनके जख्म, हालांकि टांके लगाने की जरूरत थी, कुछ को दिखावटी लगे। फुसफुसाहट तेज होती गई। हमले की सच्चाई पर सवाल उठाने लगी। क्या यह पब्लिसिटी स्टंट कुछ रिमाइंडर ही आगे बढ़ गया था? मुंबई पुलिस अपनी तेजी के लिए मशहूर हरकत में आ गई। जैसे ही खबर फैली, शहर में हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। सबूतों के लिए क्राइम सीन को बारीकी से खंगाला गया। हर कोने को ध्यान से देखा गया ताकि कोई भी सुराग छूट न जाए। उंगलियों के निशान लिए गए और फॉरेंसिक टीम ने हर छोटी से छोटी जानकारी को दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई ताकि घटना के समय की गतिविधियों को समझा जा सके। हर फ्रेम को ध्यान से देखा गया और खान निवास के हर नुक्कड़ और क्रेन की जांच की गई। कोई भी जगह अनदेखी नहीं छोड़ी गई। जांच का नेतृत्व इंस्पेक्टर विजय देशमुख कर रहे थे, जो सबसे कठिन मामलों को सुलझाने की अपनी प्रतिष्ठा के साथ एक अनुभवी अधिकारी थे। उनकी टीम ने पूरी लगन से काम किया। कर्मचारियों से पूछताछ की गई। हर किसी से अलग अलग सवाल पूछे गए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनके बयान, हालांकि डर से टूटे हुए थे, जांचकर्ताओं को उनकी पहली लीड प्रदान करते थे। हर बयान को ध्यान से सुना गया और नोट किया गया। घुसपैठिए को 30 साल की उम्र के एक आदमी के रूप में वर्णित किया गया था, जो औसत कद का था और मुंबई से अपरिचित बोली में बोल रहा था। उसकी पहचान करना मुश्किल था। मकसद स्पष्ट लग रहा था, रॉबरी। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ डकैती थी? लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। हर कोई सोच में पड़ गया था। हमलावर सीधे सैफ के पास गया था, साफ नजर आने वाली प्राइसी चीजों को साइट अंदाज करते हुए। यह बात सभी को खटक रही थी। क्या यह लूट की आड़ में कोई निजी दुश्मनी थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा था? जांच जारी थी और हर कोई जवाबों की तलाश में था। दिन हफ्तों में बदल गए और हमलावर मायावी बना रहा। ऐसा लग रहा था कि जांच एक गतिरोध पर पहुंच गई है। तभी इंस्पेक्टर देशमुख को एक अहम सुराग मिला।
एक गुमनाम सूत्र ने पुलिस को बांद्रा वेस्ट की पिछली गलियों में एक गंदे रेस्टोरेंट तक पहुंचाया। रेस्टोरेंट का मालिक, घबराया हुआ आदमी, अनिच्छा से बताया कि उसने हाल ही में एक वेटर को नौकरी पर रखा था जो हमलावर के विवरण से मेल खाता था। वेटर, जिसकी पहचान शरीफुल इस्लाम के रूप में हुई, जो 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक था, रेस्टोरेंट में गायब होने से पहले केवल 3 दिनों के लिए काम किया था। वह शांत था, खुद में रहता था और उसके बारे में हताशा की हवा थी। रेस्टोरेंट मालिक लापता वेटर से रिमाइंडर पुलिस से फिरता था। उसने शरीफुल का मामूली सामान, एक घिसा पिटा बैग, कुछ कपड़े और एक जवान औरत और एक बच्चे की फटी हुई तस्वीर सौंप दी। भाग 5, सबूतों का ट्रेल। शरीफुल के बैग की सामग्री ने इंस्पेक्टर देशमुख की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। बैग में मिली चीजें किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थीं। अंदर उन्हें सैफ के आवास के आसपास के क्षेत्र का एक कच्चा नक्शा मिला, जो बहुत ही सावधानी से बनाया गया था, जिसमें संभावित प्रवेश और निकास बिंदु चिह्नित थे। यह नक्शा किसी बड़ी योजना का हिस्सा लग रहा था। यह स्पष्ट था कि शरीफुल घर देख रहा था और वह हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, अपनी चाल की योजना बना रहा था। उसके पास हर आइटम की योजना थी। आगे की जांच से पता चला कि शरीफुल अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के लिए एक नकली पहचान का इस्तेमाल करता था। यह पहचान बहुत ही कुशलता से बनाई गई थी। वह गुजारा करने के लिए बेतरतीब काम कर रहा था। वह किसी भी तरह से अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के पास अब एक चेहरा और एक मकसद था, लेकिन शरीफुल कहां था? यह सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया था। क्या वह शहर से भागने में जॉबयाब हो गया था, या वह अभी भी कहीं छुपा हुआ था, या वह साफ साइटों में छिपा था और पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था, फिर से वार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था? यह सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहा था। शरीफुल इस्लाम की तलाश समय के खिलाफ दौड़ बन गई थी। हर मिनट प्राइसी था। पुलिस जानती थी कि इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो जाए, उन्हें उसे पकड़ना होगा, या इससे भी बदतर, किसी और को चोट पहुंचाए उसे पकड़ना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन पुलिस ने ठान लिया था कि वे शरीफुल को पकड़कर ही दम लेंगे। भाग 6, न्याय की मेज। शरीफुल के फरार होने के साथ ही कानूनी मशीनरी घूमने लगी। इंडिया दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ मारपीट, घर में घुसपैठ और डकैती के प्रयास सहित कई मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने उसकी तस्वीर सार्वजनिक करते हुए किसी से भी जानकारी मिलने पर आगे आने का आग्रह किया। मामला तब एक नया मोड़ ले गया जब सैफ और करीना को थाने बुलाया गया। उनके बयान दर्ज किए गए और उनसे घंटों पूछताछ की गई। पुलिस अपनी जांच में पूरी तरह से किसी भी पहलू को नहीं छोड़ रही थी। प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मीडिया की जांच बेरहम थी। शक की फुसफुसाहट घूमती रही। सैफ और करीना खुद को न्याय की भूल भुलैया में फंसा हुआ पाते हैं। उनका जीवन सार्वजनिक तमाशा बन गया। भाग 7, शक के शैडोज। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संदेह के साये मंफिराने लगे। पुलिस जहां एक ओर शरीफुल की सरगर्मी से तलाश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी साजिश की आशंका की भी जांच कर रही थी। क्या शरीफुल महज एक बड़े खेल का मोहरा था? क्या कोई और इसके पीछे से खेल रहा था? पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलने पर जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। मुखबिर ने इनसाइडूनी जानकारी होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि सैफ पर हमला लूट का प्रयास नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसे निजी दुश्मनी निपटाने के लिए अंजाम दिया गया था। कथित मकसद रिवेंज। हालांकि मास्टरमाइंड का नाम एक रहस्य बना हुआ है। भाग 8, प्रसिद्धि की प्राइस। सैफ पर हुए हमले और उसके बाद की जांच ने इसमें शामिल सभी लोगों पर असर डाला था। सैफ और करीना, जो कभी अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे, अब अपने ही घर में कैदी थे, सिक्योरिटी कर्मियों से घिरे हुए थे। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अफवाहों और अटकलों से भरी मीडिया की उन्मादी भीड़ ने उनके दुखों को और बढ़ा दिया। इस घटना ने प्रसिद्धि के काले पक्ष की कटु याद दिला दी। लगातार मीडिया की चकाचौंध, निजता में दखलंदाजी और कभी ना खत्म होने वाली अटकलें सबसे मजबूत व्यक्तियों पर भी भारी पड़ सकती है। सैफ पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि सनसनीखेज दुनिया में प्रसिद्धि की कीमत पर एक भयानक टिप्पणी थी।
भाग 9, फैसले का वेट। 6 फरवरी 2025 तक मामला अनसुलझा है। शरीफुल इस्लाम अभी भी फरार है और पुलिस उसे पकड़ने के करीब भी नहीं है। पुलिस सभी संभावित कोणों की तलाश के साथ जांच जारी रखे हुए है। सच्चाई एक प्रेत की तरह मायावी बनी हुई है। सैफ अली खान पर हुए हमले ने कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए हैं। क्या यह रॉबरी पार्ट का एक साधारण मामला था जो गलत हो गया, या गेमने में कोई और भयावह मकसद था? क्या शरीफुल इस्लाम अकेला काम कर रहा था, या वह एक बड़े खेल में मोहरा था? केवल समय ही बताएगा। फैसले का इंतजार है। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या सैफ और करीना ने इस हमले को फैब्रिकेट किया? क्या ये हमला फेक था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगली बार। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें